यस यार, स्टार्ट करेंगे आज का सुहाना सफ़र। टाइम ऑफ सप्लायर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर्विसेज पे डिस्कशन कर रहे थे। सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 13.2 पढ़े थे। 13.2 पढ़े थे। इनवॉइस ऑन टाइम है तो आईपी, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस डिलेड हो गया तो एसपी, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पेमेंट का डेट आपके खाता बही में जब रिकॉर्ड किया और बैंक पे क्रेडिट हुआ विच एवर इज अर्लियर। अगर ये ए भी फॉलो नहीं हो पा रहा है किसी रीज़न से, तब तो जिस दिन रेसिपिएंट ने रिकॉर्ड किया, यहाँ पे एक छोटा सा चक्कर है, आपको थोड़ा बहुत एडवांस भी मिल जाता है ना। एडवांस काम किया नहीं उसके पहले तो भी जीएसटी लग जाएगा, जितना एडवांस मिला उसके हिसाब से। और बेटा एक्सेस पेमेंट, बिल के अगेंस्ट एक्सेस पेमेंट मिल गया अप टू 1000 है तो ऑप्शनल है, ऑप्शनल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, जब बिल रेस करोगे तब एडजस्ट कर लो, रिसीव बेसिस पे टैक्स नहीं लगेगा। 1000 से ज़्यादा है तब तो अभी लग जाएगा। दिस इज नॉट, इसको एडवांस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 1000 ओवर इनवॉइस, इनवॉइस से ज़्यादा, अप टू 1000, अप टू 1000। 13.3 थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। 13.4 वाउचर था सर्विसेज के लिए। सर्विसेज आइडेंटिफाइबल है तो इशू डेट, और नॉट आइडेंटिफाइबल है तो रिडम्पशन डेट। 13.5 था रेसिडुअरी, रिटर्न भरना, रजिस्टर्ड है तो रिटर्न भरने का ड्यू डेट, चोर है तो जीएसटी पेमेंट का डेट। 13.6 था इंटरेस्ट पेनल्टी लेट पेमेंट पे जब मिला। 13.3 पे आइए। 13.3 पे आरसीएम पे, आरसीएम पे 13.3 गुड्स के केस में था आरपी 31। यहाँ पे रिसिप्ट वाला चक्कर नहीं होता है, इसलिए पेमेंट, एंड यहाँ भी 31 ही था, बट सर्विस के केस में इनवॉइस में 30 डेज एक्स्ट्रा है तो दोनों बराबर ही है। यहाँ भी 31, वहाँ भी 31, बट यहाँ पे 30 डेज एक्स्ट्रा है ना, तो वहाँ पे आरपी 31 था तो यहाँ भी पी 31 मतलब पी 61। तो पेमेंट देखेंगे 61st डे ऑफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर। इस बार से एक नया पॉइंट आ गया, इनवॉइस रेज्ड बाय रेसिपिएंट। ठीक है ना, सेल्फ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इस पे क्वेश्चन कर लिए थे अपने। यस, इसी पे थोड़ा डिस्कशन है। अगर क्लॉज ए बी सी तीनों एप्लीकेबल नहीं होता है तो फिर जिस दिन रिसीव किया आपने, क्लियर है। छोटा सा एक पॉइंट ये पढ़ना बाकी है, थोड़ी देर बाद पढ़ता हूँ। होमवर्क क्या क्या दिया गया था उसको डिस्कस कर लेता हूँ पहले। $47 हो गया था क्या, देखना बेटा। 47 हुआ था क्या? 47 नहीं हुआ था। आइए, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम। ये मत बोल देना कि हमने देखा नहीं कौन सा सिस्टम है। पेज नंबर 120, जीएसटी अंडर आरसीएम होगा, ये क्वेश्चन है आरसीएम के साथ ही। जल्दी आओ बच्चा लोग। पेपर में हमेशा पढ़िएगा, फॉरवर्ड सिस्टम है ना आरसीएम, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो फॉरवर्ड ही है। आरसीएम तो बता देगा या सिचुएशन देखकर आप डिसाइड करेंगे। तो आरसीएम में क्या सिस्टम था बेटा? पेमेंट और 61 डे ऑफ इनवॉइस, यही था ना। आइए पढ़ते हैं। डेट ऑफ पेमेंट बाय रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, date of issue of invoice by supplier, date immediately following 60 days
61st डे, ओह सब कुछ ही बता दिया यहाँ पे। तो क्या होगा भाई, अगस्त 10 पेमेंट, 61st डे 29 अगस्त, तो P61 ही है ना, तो क्या ले लेंगे 10 अगस्त। इज इट ओके? वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, पेमेंट का डेट 10 अगस्त है और 61st डे 1 अगस्त है, तो क्या ले लेंगे 1 अगस्त। इज इट ओके? नेक्स्ट ध्यान से सुनना, पहले 4 पेमेंट रिकॉर्डेड इन बुक्स 28 और डेबिटेड इन बैंक जून 30, तो कौन सा डेट लेंगे? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग रट लिए। 28, इज इट ओके? और 61st डे 1 अगस्त, तो कौन सा लेना है? टाइम ऑफ सप्लाई। बोलो बेटा, आज का क्लास बहुत बहुत लाइक क्लास 5, 6, 7 टाइप का इजी सा लगेगा, बिकॉज सब काम हम लोगों ने कर लिया। तो टन टन बोलो, अच्छा लगेगा मेरे को भी सुन के कि आप लोग नए नए हो, आप लोग को समझ में आ गया अच्छा से। तो 28 जून, इज इट ओके? नेक्स्ट फिर से पेमेंट का लोचा, बुक्स में 30 जून, डेबिट किया 26 जून, क्या लेंगे 30 जून काट दो, तो पेमेंट 26 जून और 61st डे 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर, तो क्या लेंगे 26 जून। इज इट ओके? नाउ एक क्वेश्चन बाउंसर है, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। ये देखो, पार्ट पेमेंट जून 30 एंड बैलेंस सितंबर 1, ये मैंने गुड्स के आरसीए में भी सिखाया था, आज फिर सिखाऊंगा। एक बिल है 15,000 का, कितना का? उसका पार्ट पेमेंट से 5,000 जून 30 को हो गया और बैलेंस पेमेंट 1 सितंबर को, याद आ रहा है मैंने सिखाया था। तो टाइम ऑफ सप्लाई तो अलग अलग होगा ना, 5,000 का क्या हो जाएगा जून 30। ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा, मजा आ गया। मैं सोचा फिर से मेरे को चार्ट बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छा। और बाकी 10,000 का पेमेंट 1 सितंबर और ये 29, तो कौन सा ले लेंगे 29। गौरव बेटा समझ में आया? पक्का? एकदम पक्का? यस। आंसर, पार्ट पेमेंट का जून 30 एंड बैलेंस पेमेंट का अगस्त 29। इज इट कूल? कूल? यस। इसको स्टार मार्क कर देना, सिर्फ 3 को। फोर्टी 49 हो गया क्या? 50, 51, 50, 52, 52 हो गया पक्का? 53 हो गया? 54 हो गया क्या? बोलो भाई। यस। 55 क्लास वर्क लिखा हूं ना, आइए। नो एंड ग्रो पब्लिशर, registered dealer in India, paid advance 50,000 to Mr. Garatra, author, for copyright original literary work
it made balance payment 150 on December 12. अब पब्लिशर हो तो कोई ऑथर बुक लिखकर आपको राइट दे देगा तो आप उनको रॉयल्टी दोगे। 50,000 आपने एडवांस दे दिया 5 सितंबर को एंड 150 दे दिया 12 दिसंबर को। ऑथर के लिए जीएसटी अंकल दोनों ऑप्शन दिए, आरसीएम भी जा सकता है, एफसीएम भी हो सकता है, ऑथर की मर्जी, ऑथर की मर्जी कुछ नहीं बोलेगा। और ये नवंबर 19 था, पहले आया था, उस समय ऑथर के लिए आरसीएम ही था। अभी नया सिस्टम में दोनों ऑप्शन है। आरसीएम समझ लेना, क्या समझ लेना, आरसीएम। You are required to determine time of supply if author raised invoice 6 अक्टूबर को। दो क्वेश्चन है, 17 दिसंबर का भी है। तो पहले पेमेंट का डेट सब बताओ ना। पेमेंट का डेट 5 सितंबर को कितना, 50,000, 12, 1,50,000। इनवॉइस का डेट फर्स्ट वाला सब, दो क्वेश्चन है, 6 अक्टूबर। आरसीएम में है बेटा, लिख के रख देना आरसीएम। अभी तो ये सम करवाया था। $50,000 5 सितंबर को दिया, सो पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्ली 61st डे ऑफ इनवॉइस। ओके, 61st डे ऑफ इनवॉइस क्या होगा वो भी बता दो ना। अरे इतना जल्दी क्यों, अक्टूबर है ना, अक्टूबर 31 डेज होता है, 6 दिन काट दो। अक्टूबर 25 डेज, नवंबर 30, 61 चाहिए ना, दिसंबर 6। ठीक है, दुखी क्यों हो गई, ये नहीं था कि तुम्हारा आंसर। हाँ, अरे नहीं, फटफट बोला, अच्छा लगा ना मेरे को, बट मेरे को तो बहुत अच्छा से पढ़ाना है। सबका साथ सबका विकास, फटफट ही बोलो, कोई बात नहीं है। और बॉम्बे के साथ रहोगे तो जल्दी जल्दी बोलना ही पड़ेगा। 6 दिसंबर, भाई क्या था, पेमेंट और 61st डे ऑफ इनवॉइस। तो ये पेमेंट तो बहुत पहले हो गया ना, तो क्या होगा आंसर, 50,000 का टीचर्स डे। यस, डन। नेक्स्ट, और 150 का क्या ले लेंगे, 12 दिसंबर ना 6 दिसंबर, बोलो बोलो। पेमेंट और 61st डे ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट कब है, 12 दिसंबर, और 61st डे तो 1,50,000 का 6। इज इट कूल, एकदम कूल। एक बार मैट पे देखो, 50,000 का 5 सितंबर और 1,50,000 का 6 दिसंबर। इज इट कूल, कूल 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 कूल, यस। ये समझ में आ गया। रफली कहीं पे लिख लीजिए, रफली। और एक पेमेंट का डेट है ना, इनवॉइस का डेट चेंज है ना, सेवन होल, गुड। और एक क्या था बेटा, इनवॉइस का डेट, लास्ट बेंच बेटा लिख लिया,
प्रॉब्लम है क्या? इनवॉइस का डेट बोलना बेटा नेक्स्ट 17 दिसंबर। दिसंबर 31 डेज का होता है, 17 काट दो। जनवरी, फेब, सिक्सटीन फेब ना, बोलो भाई। तो क्या होगा आंसर? 50,000 का तो वही रहेगा, और 150 का 12 दिसंबर और 16 फेब, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या हो जाएगा? 12 दिसंबर, 12 दिसंबर। दिस इज डन, छोड़े इसको। यस, सो ये सम बहुत अच्छा सम था। 56 है क्या? 56 का क्या खबर था? यस, क्या था? कुछ भी नहीं किया था ना। रिकवरी एजेंट सर्विस भी आरसीए में कवर्ड है। रिकवरी एजेंट सर्विस भी आरसीए में कवर्ड है। फटाफट इसको देखते हैं। प्रणव एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म, रिकवरी सर्विस ऑफ न्यूट्रन क्रेडिट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऑन 15 जनवरी। रिकवरी एजेंट सर्विस क्या करता है पता है? ये जो फाइनेंस करते हैं ना एनबीएफसी लोग, वो फिर जो लोग लोन लेते पैसा वैसा नहीं देते ना, तो सामान के साथ उसको उठा के लेके आते, डॉन टाइप का एकदम ऐसे हट्टा कट्टा रहता है, वैसे टाइप का बॉडी बिल्डर। ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहनते, काला काला चश्मा पहनते, एकदम पूरा काला काला टाइप का। हाँ सच्ची, हाँ सच्ची में अलाउड नहीं है, बट फिर भी बैंकिंग कंपनी रखते हैं। कार फाइनेंस वगैरह नहीं होता क्या? नहीं था ना, उठा के लेके आ जाते हैं। उसके लिए बैंक उनको कमीशन देता है, सच्ची का बात है। अभी यूट्यूब करो तुम, कौन से दुनिया में नहीं, मतलब उनसे मिलना नहीं है तुम्हें, ठीक है? उसे देखो तुम बेहोश ही हो जाओगे एकदम। 10-10, 15-15 वैसे लोग आते हैं एकदम। हम लोग से उनका कनेक्शन नहीं है। लेडी डॉन भी होती है, वो लोग भी रहते हैं बाउंसर। दे गिव सर्विस। अरे युवराज क्यों हंस रहा है? तुमको ही कोई उठाने आया था क्या? दे गिव सर्विस टू बैंक। अब ये डॉन से कोई जीएसटी ले सकता है क्या? डॉन से जीएसटी लेना नामुमकिन है। तो सरकार ने बोला कि डॉन से हम लोग भी डरते, तो डॉन अगर बैंक को सर्विस देगा ना, तो बैंक रिवर्स चार्ज पे दे देगा। इस तरह से आप लोग को याद करवाएंगे जब आरसीएम आएगा तो, नहीं तो फिर क्यों हुआ वो भी तो जानना पड़ेगा ना उस बात। तो डॉन आरसीएम में फंसता है, डॉन से उठाना जानता है, टपकाना जानता है, जीएसटी देना नहीं जानता। कोई जीएसटी ले जाएगा तो अंकल को भी, ठीक है। सो क्या था बेटा इसका? पेमेंट और 61st डे सर्विस दिया इतना। इनवॉइस इशूड 7 फेब को, 7 फेब से 61 डेज। बहुत सिखाए, उंगली पकड़ पकड़ के, बोलो ना।
9 अप्रैल बोल रही है, कंफर्मेशन दो। एंड पेमेंट हुआ कब बेटा? 18 अप्रैल। तो क्या ले लेंगे? 9 अप्रैल। इज इट कूल बच्चा लोग? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस 9 अप्रैल। यहाँ पे लिखा नहीं है कि आरसीएम में कवर्ड है, बट हम लोग आरसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। 2-3 याद रखना, लीगल, ट्रांसपोर्ट, डॉन, डॉन को कैसे भूलेंगे? 3 याद रखना अभी तक, जब तक हम लोग पढ़े नहीं। नहीं 3 काफ़ी है, और नहीं भी आएगा आरसीएम खत्म। अब जब आएगा तो एक ही बार चैप्टर में ही आएगा। छोड़े इसको। ब्रदर कोई डाउट है? लास्ट बेंच उधर भाई, कंगड़ हुई से दिस साइड। यस, नाउ आरसीएम में एक छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से देखना बोर्ड पे, आरसीएम पे, सर्विस पे लास्ट पॉइंट है, अच्छा से देखना बोर्ड पे। इन केस ऑफ सप्लाई बाई एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज, एसोसिएटेड एंटरप्राइज मतलब एक ग्रुप का कंपनी समझ लेना। सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इंडिया के बाहर है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एक फॉरेन का कंपनी है जिनका यहाँ पे ब्रांच है, यूएसए से ब्रांच में सर्विस आ रहा है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। इंपोर्ट, अमेरिका वाले लोग आके यहाँ पे जीएसटी नहीं देंगे, भारत में जो उनका ऑफिस है वो लोग आरसीएम पे दे देगा। एसोसिएट एंटरप्राइज ग्रुप कंपनी है, हेड ऑफिस यूएस में, ब्रांच इंडिया में, वहाँ से यहाँ सर्विस आया, तो वो फिरंगी आके तो टैक्स नहीं देगा ना इंडिया में। फिरंगी मतलब फॉरेनर्स, वो लोग आके तो टैक्स नहीं देगा इंडिया में। इंडिया में आप ही रहते हो, आप ही टैक्स दे देना आरसीएम पे। कौन सा बेसिस पे? आरसीएम। द टाइम ऑफ सप्लाई shall be entry in the books of recipient, जब सप्लाई का एंट्री किया, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। जहाँ पे आरसीएम का कल नोट्स लिख रहे थे, आरसीएम का नोट्स में कुछ लिखे थे क्या कल? क्या क्या लिखे थे? पेमेंट 61st डे और इनवॉइस ऑफ बाय रिसिपिएंट हाई, स्टार मार्क करके कुछ, या एप्लीकेबल नहीं होगा तो जिस दिन रिसिपिएंट, ठीक है ना, उस दिन, और एक स्टार मार्क करके सप्लाई बाय एसोसिएट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सप्लाई बाय एसोसिएट्स from outside India, supply by associate from outside India, supply by associate outside India, TOS is equal to entry in books of recipient, entry in books of recipient or payment, entry in books of recipient or payment, whichever is earlier. Entry
अरे रिसिप्ट का रिकॉर्ड और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये देखो एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस क्या होते, ये भी आपको सप्लाई चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है सप्लाई, कोई भी मिस मत करना नेक्स्ट वीक का क्लास। एन एसोसिएटेड इंटरप्राइज इन रिलेशन टू अदर इंटरप्राइज मीन्स enterprise which participate directly indirectly through one or more intermediaries, management, control, capital, holding subsidiary भी समझ में आ जाएगा ना तो चलेगा। इस पे दो क्वेश्चन रखा हो 45 46। सो फिर से एक बार ग्रिप में लेते, सर्विस खत्म होने जा रहा है। ग्रिप में लेते सर्विस एसोसिएट एंटरप्राइज इंडिया में, इंडिया के बाहर है, यूएस से अपने ही कोई ब्रांच को इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो यूएस डोनाल्ड ट्रम्प आके टैक्स देने नहीं देगा, वो तो बॉम्ब भेजते रहता है इधर उधर। तो जो रिसीव करेगा ना वो देगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? जिस दिन रिकॉर्ड किया रिसिप्ट ऑफ सर्विस का और जिस दिन पेमेंट किया विच एवर इज अर्लियर, बस खत्म। सो 45 46 दो क्वेश्चन रखा हूं इस बात को समझाने के लिए। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है तुम्हारे बुक में भी। आर लिमिटेड यूएस कंपनी issues email informing its associated company ABC Limited cost of technical services provided to it। आर लिमिटेड यूएस का कंपनी है, एक मेल दिया अपने एसोसिएटेड कंपनी एबीसी इंडिया में कि हमने इतना कॉस्ट का सर्विस दिया। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है हम लोग को, तो जिस दिन एसोसिएट ने रिकॉर्ड किया या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। एबीसी ट्रांसफर अमाउंट, एबीसी ने पैसा कब भेजा? 3 अक्टूबर। नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? जो अर्ली है रिकॉर्ड इन अकाउंट, रिकॉर्ड तो किया नहीं, और दूसरा पेमेंट, पेमेंट क्या है बेटा? 3 अक्टूबर। तो आंसर टाइम ऑफ सप्लाई का क्या हो जाएगा? 3 अक्टूबर। ये ना बहुत एडवांस का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप लोग थोड़ा छोटे हो सो ये एडवांस स्टेज का है, इसलिए मैं लास्ट में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा अच्छा से देखना, फुर्सत से देखना, इस पे क्वेश्चंस आएंगे ना सो बहुत बच्चे छोड़ देंगे, बिकॉज वो 13 2 3 4 5 6 जो वो सब ज़्यादा चलता है इंटर पे। ये थोड़ा सा एबनॉर्मल क्वेश्चन है, 2-4 एबनॉर्मल रखा हूँ आज के लिए, तो इस पे स्पेशल केयर देना। ये ध्यान पे नहीं रहता है, वो सब ध्यान पे रहता है जो नॉर्मल रहता है। दिस इज डन। फाइनल्स में आ सकते हैं बट दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना होता है, जब तक जीतो नहीं तब तक तो सामने वाला बहुत ताकतवर ही समझना, पूरा एनर्जी झोंक देना। दिस इज डन, राइट है। आगे और एक क्वेश्चन, डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई May 4 अ जर्मन कंपनी इशूज ईमेल, वही सेम। जुलाई 4 एबीसी ट्रांसफर अमाउंट, सेम ही तो है ना, एक काट दे को 40 काट देते, एक ही बात है। यस यस, वेरी गुड बेटा। एक छोटा सा पॉइंट है, इनवॉइस रेज करना। सर्विस के केस में इनवॉइस रेज करने के बारे में क्या बताया गया था आप लोगों को? 30-45 डेज, याद है ना? 30-45 डेज। जीएसटी का टेस्ट कब है? नेक्स्ट वीक फ्राइडे। 2 चैप्टर वीओएस टीओएस, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ना। होमवर्क 0 है, सिर्फ रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। नॉर्मली सीए के बच्चे क्या करते? सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन करते। सच्ची मैं ही कराता था पहले, बोलता था, लेकिन अब नहीं, ट्यूशन के साथ साथ ही एग्जाम का रिवीजन करना है, इसलिए मैं होमवर्क 0 कर दिया। बस 1-2 लिखने दूंगा राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, बट दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना है।
क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, बस यही है और कुछ नहीं। तो मैं जो पढ़ाऊंगा वो याद कर लो तो पास हो गया। याद तो 2 महीना में नहीं हो सकता है, तो आप लोग अभी से शुरू कर लो। सो डेट लास्ट 3 मंथ्स मिलेगा, 2.5 मंथ्स 3 मंथ्स, तो आपको एटलीस्ट आरजी का पेपर में रिलैक्स रहोगे, प्रैक्टिकल पेपर में रिलैक्स रहोगे, जिसको रमेश गुप्ता ने पढ़ाया कि हम लोग को याद भी हो गया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दो। मेरा एफर्ट ज्यादा लगेगा, एक भी होमवर्क नहीं देगा, 50 सम मैं लिख के कराऊंगा, तो मेरा तो एनर्जी लगेगा ही, आई डोंट माइंड। बट घर में जाके आपको पढ़ना है, तो आप लोग रैंक मारोगे, बोथ ग्रुप्स मारोगे। तो मैंने ये वाला सिस्टम कर दिया। एक दो जो लिखने दूंगा टैक्स में, जीएसटी में लिखना, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस नहीं होने से ना आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, 5 में 5 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। नोट्स के लिए नंबर होता है, इज इट ओके? तो 30-45 डेज पता था ना बेटा? एसबीआई गुवाहाटी, एसबीआई कोलकाता, आप सब के नजर पे तो एसबीआई एक ही है, बट जीएसटी अंकल के नजरिए पे नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला, अभी से बोलते रहे ना तो मेरे को आगे रिटर्न मिलेगा। एसबीआई गुवाहाटी का अलग रजिस्ट्रेशन करना है आसाम में, एसबीआई कोलकाता का अलग रजिस्ट्रेशन करना है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। या एसबीआई बड़े बड़े लोग होते, सबका अपना अलग अलग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, तो जीएसटी अंकल के नजरिए पे वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाते हैं। तो एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी आपस में सर्विस देते हैं, ठीक है ना? तो इनका इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, ये बहुत एडवांस टॉपिक है। आज सारा एडवांस टॉपिक ही है, लास्ट टॉपिक है, पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तो इनके लिए जब रिकॉर्ड करेंगे सप्लाई का और एंड ऑफ क्वार्टर विच एवर इज अर्लियर, एग्जाम्पल से समझाएंगे। भाई भाई है ना, कोई दूसरा तो नहीं है ना? तो क्वार्टरली भी चलेगा, क्या चलेगा? क्वार्टरली, और उधर भी जीएसटी लगेगा। आप लोग सरप्राइज हो जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में आकर, सप्लाई का मीनिंग जब सीखोगे, आप लोग का दिमाग ही सोच भी नहीं सकेगा वैसा, बट टफ नहीं है, जीएसटी वैसे ही बनाया गया है। इन केस इंश्योरेंस के लिए, किसके लिए? इंश्योरेंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं ना, ऑल ब्रांचेस सेम कंपनी का, वो दूसरे कंपनी का नहीं, टाटा और एलआईसी नहीं, एलआईसी हाँ, ठीक है ना? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग, फाइनेंशियल, टेलीकॉम, अंडरलाइन करना, टेलीकॉम भी है इसमें, टेलीकॉम ऑपरेटर। अरे एयरटेल का भी तो ऑफिस होता है ना, तो टेलीकॉम याद नहीं रहेगा, क्योंकि इंश्योरेंस बैंकिंग के केस में 45 डेज तो था ही, बट भाई में टेलीकॉम भी आ गया। मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, कौन सा पर्सन? डिस्टिंक्ट पर्सन, मतलब भाई। इनवॉइस कैन बी इशू, कब इनवॉइस रेज कर सकते हो? बिफोर और एट द टाइम दे रिकॉर्ड सप्लाई इन देयर बुक्स, जब सप्लाई का रिकॉर्ड करेंगे तभी कर सकते हैं, और बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर इन विच सप्लाई वाज मेड, बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर, अंडरलाइन करना, बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर सप्लाई वाज मेड विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस डेट एसबीआई गुवाहाटी टू एसबीआई कोलकाता रहे तो अर्ली करना है, एक तो रिकॉर्ड का डेट और दूसरा बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर। सुनो भाई, हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का बात कर रहे हैं, क्वार्टर 1 मतलब अप्रैल मई जून, ध्यान से देखना। अप्रैल मई जून पे एसबीआई गुवाहाटी ने
एसबीआई कोलकाता को सर्विस दिया या एसबीआई कोलकाता ने एसबीआई गुवाहाटी को सर्विस दिया, तो आपस में सर्विस देने से भी इनवॉइस रेज करना है, वहां भी जीएसटी लगेगा। ओके, तो उसका इनवॉइस रेज करना है अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग, रिकॉर्ड जब किया से रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, और बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर, तो अप्रैल में जून क्वार्टर कब एंड होता है? 30 जून को। सो बिफोर 30 जून, बिफोर 30 जून, बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर। इज इट ओके? क्वार्टर टू, क्वार्टर टू जानते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर। इस क्वार्टर में भाई भाई में सर्विस का एक्सचेंज हुआ, तो उसका इनवॉइस जिस दिन रिकॉर्ड किया उस दिन, या बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर यानी बिफोर 30 सितंबर। इज इट कूल? इस डेट को इनवॉइस रेज किया तो ओके है, इनवॉइस ओके है तो आईपी है। इस डेट को इनवॉइस रेज नहीं किया तो नॉट ओके, तो एसपी। इज इट ओके? सर्विस के केस में लोचा था, याद है ना? ऑन टाइम तो आईपी, डिलेड तो एसपी। इज इट ओके? समझ में आया? यस। एग्जाम्पल, अ बैंक हेड ऑफिस इन मुंबई, बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई। डिस्टिंक्ट पर्सन provides IT support service to branch Bangalore. Distinct person 2, instead of issuing invoice immediately for each service, the Mumbai head office can issue invoice as and when they record IT support charges in their internal account system. Alternatively, for all IT support services provided to Bangalore quarter April to June, they can issue a consolidated invoice at any time बिफोर 30 जून। तो बार बार सब सर्विस होगा तो बार बार भी इनवॉइस रेज कर सकते हो। नहीं करने से आप जब रिकॉर्ड करेंगे चार्जेस का तब कर दो, अगर वो भी नहीं करते हैं तो बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर। इज इट ओके? तो आप लोग इनवॉइस इशू का डेट पे एक पॉइंट छोड़े थे, इनवॉइस इशू का डेट पे आइए। था क्या इनवॉइस इशू का डेट? बोलो भाई, कॉपी पढ़ते समय अच्छा लगता है क्या? नीट नीट लगता है ना गंदा गंदा लगता है? अच्छा लगता है। बोलो बेटा, उसे भी छोटा कर दे तो और अच्छा लगेगा ना? उससे भी छोटा कर तो और अच्छा लगेगा ना? आज मैं टीवीएस और इसका दूंगा, देखना, इसे भी छोटा करके, इतना छोटा करके दूंगा, उसमें सब कुछ रहेगा। और फिर वो करते करते आप लोग को मॉड्यूल 1 का एक बुक बन जाएगा। मैं आप लोग को ना इतना छोटा कर दूंगा, पढ़ाई इतना छोटा कर दूंगा, सिर्फ आप लोग यहां जाकर एक रिजोल्यूशन बना लेना, जितना घंटा ट्यूशन उतना घंटा रिवीजन, 5 घंटा ट्यूशन 5 घंटा रिवीजन, बाकी का बदमाशी करो। सोशल मीडिया में 1 घंटा खेलना, सोशल मीडिया में खेलना, आई मीन ई गेम खेलना। अरे मोबाइल पे गेम खेलना नहीं चलेगा। शौक हो गया, न्यू जनरेशन का बच्चा खेलना बोला तो क्या खेलोगे? क्रिकेट तो जाके खेलोगे नहीं फील्ड में, हाथ पैर दुखने लगेगा, वही खेलना। 5 घंटा ट्यूशन, 5 घंटा एकदम अलार्म लगा के सीधा जाना, थोड़ा देर सोना, खा पी कर सोना, एकदम सोना। सोकर उठोगे ना आपको एक फ्रेशनेस लगेगा। आधा घंटा का ही अलार्म लगा के सोना, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद फिर उठकर खाना वाना पहले खा लेना, कोई बात नहीं, फिर फटाफट नहा लेना। और उसके बाद मैं तो तेल लगा लेता हूँ, आप लोग तो तेल लगाते नहीं हो आगे। और उसके बाद आपको लगेगा नया दिन हो गया। अलार्म सेट करना 2.5 आवर्स कॉस्टिंग, और सब दुनिया खत्म। और अलार्म लगा देना, उसके बाद जब पिंग 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 करने लगेगा कॉस्टिंग फेंक देना,
फिर उसके बाद 1 घंटा खूब बदमाशी करना, टीवी देखना, अरिजीत सिंह का गाना सुनना, डैश डैश से बात मत करना जो टेंशन देता है या देती है, बस उससे बच के रहना, बस उससे बच के रहना, क्योंकि फिर वो सोचते रहेंगे ना बाद में, मतलब बस उससे बच के रहना, और सबसे बात कर लेना। और फिर उसके बाद माइंड फ्रेश, फिर 2.5 घंटा पढ़ लेना। और क्या पढ़ोगे? जो सम्स कराए वही, और उसके बाद तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं, बोलेगा बोर हो गया, कुछ नहीं है पढ़ने का, बोर हो गया, ऐसे मई वाले बोलेंगे। और हमारे जनवरी वाले के लिए तो ग्रुप 1 रिवीजन करते रहना है, और कुछ नहीं। इसके लिए मैं होमवर्क नहीं दूंगा, आपकी कॉपी से भी नहीं पढ़ना है, आगे चलकर एक एक वर्ड्स में लिख के दूंगा, एंड उसमें पूरा रहेगा। इतना छोटा कर दूंगा, मतलब इतना सिंप्लीफाइड, इतना इजी कर देता हूं मैं आप लोगों का प्रैक्टिकल पेपर कि आप सोच नहीं सकते। बट आप 5 घंटा ट्यूशन, 5 घंटा रिवीजन नहीं करोगे तब सीए छोड़ दो। लोग तो 10-12 घंटा पढ़ के भी पास नहीं होते, उसको मैं कितना छोटा कर देता हूं। सो बस वही पढ़ लेना, और कुछ ब्रिलियंट नहीं चाहिए, न दाएं, कोई राइट पूछेगा पता नहीं, कोई लेफ्ट पूछेगा पता नहीं, कोई ऊपर पूछेगा पता नहीं, कोई नीचे पूछेगा पता नहीं, जो आरजी कॉपी में लिखा है वही पता है, आप सीए बन गए, फाइनलिस्ट हो गए, और कुछ नहीं चाहिए, एकदम कहीं कुछ नहीं देखना है। लो सर इतना आसान कर दिया, अब मेरे को इनकी कॉपी देखकर डर भी लग रहा है, इतना लिखी है, अब वो डर से मैं और छोटा कर देता हूं। 5 मिनट में सुनना है तो ऑडियो सुन लो, सब कुछ है, सब कुछ है भाई। बस तुम लोग तो 2.5 घंटा में तो 5 बार रिवीजन कर लोगे जीएसटी अभी तक जो पढ़ा है, सिर्फ रट लो, और कोई हेल्प करने वाला नहीं है, सिर्फ रटने ही वाला हेल्प करने वाला है, क्योंकि एग्जाम में कोई याद करके नहीं लिख सकता, मतलब सोच सोच के लिख नहीं सकता है, रटा हुआ ही दिमाग में आएगा, वही लिख सकता है। कोई बोलेगा हम सोच सोच के लिखेंगे, सोचने में 6 घंटा लग जाएगा, सोचने उठने का काम नहीं है, सोचने का काम सिर्फ पढ़ते समय ट्यूशन पे, घर में जाने का सोचने वोचने नहीं, एकदम कस्टमाइज्ड, यही तो यही, खत्म, और कुछ नहीं। That's it. इतने। तो आज से सोच लेना, जितना घंटा ट्यूशन उतना घंटा रिवीजन, और 1-2 राइटिंग होमवर्क रहेगा तो उसी में करना, और बदमाशी कर लेना। मई वाले लोग तो बदमाशी करना 1-1.5 घंटा, एंड जनवरी वाले मेरे लिए रैंक का तैयारी करना, आप लोग बदमाशी मत करना। जिनको जनवरी में एग्जाम देना है कि आरजी को रैंक देना है, 25th ईयर वाला का सिल्वर जुबली में कुछ उनको गिफ्ट देना है, तो उस हिसाब से आप लोग पूरे ही पढ़ना, जब तक नींद ना लगे रात का तब तक पढ़ते रहना। एंड मई वाले लोग तो वीडियो गेम खेलते रहना, और बस एक उससे बात मत करना, बस उससे बात मत करना, एकदम मत करना, एकदम ही नहीं करना। उसको एक ही बार बोलना कि मैं सीए फाइनलिस्ट बन के बात करूंगा, सीए फाइनलिस्ट। अगर अच्छा रिलेशन है तो सब कुछ मेंटेन रहेगा, अदरवाइज जाओ बहुत है। चलो आगे चले बेटा, आगे चलते। यस, कहाँ पहुंच गए? हाँ, नोट्स। इनवॉइस का देख रहे थे ना? किसका देख रहे थे? यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? 2 ही है ना? सो लिखना, यहाँ से लिखा देता हूँ। सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सर्विस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ब्रैकेट में इंश्योरेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टेलीकॉम,
invoice date earlier of the following: record of service or end of quarter, record of service, record of service और end of quarter. अर्लियर ऊपर हेडिंग लगा देना. यस, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में इनवॉइस ही है. इनवॉइस का ही डेट देखना था, टाइम ऑफ सप्लाई तो खत्म ही हो गया. ऐसे तो इंश्योरेंस ऐसे तो 30 था, 45 डेज था, बट डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएगा तो क्वार्टरली भी चलेगा. क्या चलेगा? क्वार्टरली इनवॉइस रेज करना है. अगर उस डेट तक कर लिया तो फिर ओके है, आईपी लगेगा. उस डेट तक नहीं किया, नॉट ओके, एसपी लगेगा. इज इट ओके? यस. नाउ हम लोग अब सर्विस का एक लाइन से सारा क्वेश्चन देखते हैं. जो भी छूटा होगा सबको सलटाते चलेंगे. फिर गुड्स का भी देख लेंगे और सलटाते चलेंगे. एक भी सम नहीं छूटना चाहिए आज घर जाते वक्त. ऑल इलस्ट्रेशन, ऑल प्रॉब्लम्स, सिर्फ एमसीक्यूज आपका जिम्मेदारी रहेगा. चलिए फटाफट देखिए, पेज नंबर 108 से शुरू कीजिए. 108 से 108, 23, 24, 25 पर 23, 24 हो गया क्या? बोलो भाई. 24 बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए 25 बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए एमबीएम के केयरटेकर्स रजिस्टर्ड पर्सन सर्विस ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस ऑन April 1 एनुअल मेंटेनेंस फॉर AC. Maintenance service will be provided first day of quarter and payment shall be made due date which is, and payment for same will also be due on the date on which service is rendered. Underline, सर्विस कब रेंडर करना है बेटा? फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर. तो फिर ड्यू डेट भी हो जाएगा फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर. तो फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है? अप्रैल. तो अप्रैल 1, जुलाई 1, अक्टूबर 1, जनवरी 1. आपने कर लिया इसको? कर लिया था इसको? रीड करने दिया था ना? हो जाएगा. अब तो होमवर्क दे दो. ये होमवर्क तो नहीं देना है, ई फॉर एग्जाम रख देना है इसको. ये कंटिन्यूअस सप्लाई था ना? 26 पढ़ा था क्या? 26 हो गया था. 27, 28 तो हो ही गया था. 29 हो ही गया था. 33, 34, 35, 36 हो गया था ना? 37 पे आएंगे. 37 पे न्यू दिल्ली ब्रांच ऑफ नेशनल इंश्योरेंस सप्लाइज इंश्योरेंस सर्विस टू कानपुर ब्रांच. तो बेटा एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू दिल्ली ने कानपुर को सर्विस दिया ऑन 29 अक्टूबर. तो ये कौन सा क्वार्टर में आएगा बेटा? अप्रैल मई जून तो आएगा नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर आएगा नहीं. तो कौन सा क्वार्टर में आएगा? अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर पे. हाउएवर द सप्लायर इशू इनवॉइस 27 नवंबर को, बट रिकॉर्ड किया 1 दिसंबर को. तो इनको इनवॉइस कब रेज करना था? इनवॉइस का डेट क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड का डेट फर्स्ट नहीं,
रिकॉर्ड सप्लाई किया 1 दिसंबर को, बोलो बेटा, और बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर, बिफोर 31 दिसंबर, यही है ना। भाई भाई आपस में सर्विस लेते हैं तो उनको इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? इनवॉइस जिस दिन रिकॉर्ड करेंगे सप्लाई का 1 दिसंबर और बिफोर एंड ऑफ क्वार्टर, बिफोर 31st। बट रेज कब किया? 27th। तो इसके पहले ही रेज कर दिया ना, बोलो बेटा। एक्चुअल इनवॉइस रेज्ड कितना तारीख को? 27 नवंबर। ये ऑन टाइम है ना लेट है? बोलो बेटा, ऑन टाइम है ना लेट है? ऑन टाइम। इनवॉइस ऑन टाइम होने से टाइम ऑफ सप्लाई क्या था? इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो इनवॉइस का डेट 27 और पेमेंट का डेट 8। इज इट ओके? इसको कॉपी में आ जाओ लिखने के लिए। इसको थोड़ा एडवांस में रखना। In case of supply of service between distinct person, in case of supply of service between distinct person, supply of service between distinct person, ब्रैकेट में इंश्योरेंस, invoice must be raised, invoice must be raised earlier of the following, invoice must be raised earlier of the following. Number 1, date on which supply is recorded, date on which supply is recorded is equal to 1st December, or number 2, before end of quarter, before end of quarter in which supply is made. That is before 31st December, that is before 31st December. सही है ना? So next line, invoice raised on 27th November, invoice raised on 27th November within, that is within due date, within due date. So TOS is equal to earlier of the following, TOS is equal to earlier of the following. Number 1, invoice date 27th November, number 2, payment date, क्या था? 8 जनवरी। अब फाइनल आंसर करेंगे। Therefore TOS is equal to क्या फाइनल किया? 27 नवंबर। इज इट ओके? ये एक मैंने लिखा दिया सैंपल के तौर पे, बहुत एडवांस क्वेश्चन था इसलिए।
आप लोग जब बाकी का आंसर भी लिखने से ना ऐसे लिखने से हो जाएगा, पहले इनवॉइस के बारे में लिख देना, या तो ओके बोलेगा या तो डिले बोलेगा, फिर उसके बाद टीओएस में आ जाना। छोड़े इसको, आप लोग ये बहुत एडवांस सब में रखना, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपके इंटरमीडिएट लेवल पे ऐसा क्वेश्चन, फिर भी एक बार स्टार मार देना। डन। 2 क्लेरिफिकेशन है, एक बार चैप्टर खत्म कर लेने से। एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेके एक प्रॉब्लम था, जीएसटी अंकल क्लेरिफिकेशन दिए, ये पूरा खत्म करने के बाद एक बिल्डर को लेके क्लेरिफिकेशन है, एक एनएचएआई को लेकर, वो अलग से लिख लेंगे। जो क्लेरिफिकेशन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, लेटेस्ट क्लेरिफिकेशंस, मतलब जीएसटी को तकलीफ होता था काम करने में, तो सरकार ने क्लेरिफाई कर दिया। इसको हम लोग करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। एग्जाम्पल 1 हो गया था, फटाफट पेज नंबर 116 1 हो गया था, बोलो भाई। 2 हो गया था, 39 हो गया था, 39, 40, 41 पे आओ, 41। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस कब रेज करना चाहिए? DPE, डी मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, नहीं है तो पेमेंट का डेट, अदरवाइज इवेंट का डेट, है ना। तो पहले इनवॉइस देखना सही से इशू हुआ है कि नहीं। इनवॉइस सही से इशू हुआ तो आईपी बोलना, और सही से नहीं हुआ तो एसपी बोलना। वेयर पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड मंथली पेमेंट अप टू 15th ऑफ सक्सीडिंग मंथ, अंडरलाइन पेमेंट बोल रहा है 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी एंट्री फॉर प्रोविजन ऑफ सर्विस इन बुक्स 30/11 को जो सर्विस दिया उसका ड्यू डेट ऑफ पेमेंट 15 दिसंबर है, इनवॉइस रेज 7 दिसंबर को कर दिया क्या? ओके है, लिखो ओके। क्या लिखा? ओके, है ना। तो ओके है तो क्या देखते हैं? आईपी। ओके है तो आईपी, तो आई 7 दिसंबर, पी 20 दिसंबर, क्या ले? अरे डेट बताओ, 7 दिसंबर हो गया। नेक्स्ट चले, यस सर्विस दिया 31 दिसंबर को, ड्यू डेट 15 जनवरी है, इनवॉइस रेज कब किया? 22 जनवरी को। ओके, ब्रेक में भांग भी क्या है हो? मैं तो गड़बड़ नहीं पढ़ रहा हूं। ड्यू डेट 15 जनवरी है, जो मैं पढ़ा उसको ओके बोला। नहीं, इनवॉइस ओके है क्या? इनवॉइस 22 जनवरी, ड्यू डेट ना डिले? डिलेड, तो डिलेड तो किसको बुलाएंगे? एसपी। एसपी साहब हाजिर हो गए। एसपी मतलब सर्विस और पेमेंट, तो क्या लेंगे? 31 दिसंबर, इज इट ओके। 3 जनवरी का सर्विस, 15 फेब को ड्यू डेट, इनवॉइस ओके। इनवॉइस ओके तो आईपी, आईपी क्या बेटा? 11, इज इट ओके? इस यस लास्ट बेंच में हेल्प यू, हो गया, गुड। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। एक क्लेरिफिकेशन है रियल एस्टेट का भी, 2 क्लेरिफिकेशन पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद अलग से नोट्स में डाल देंगे, एकदम अच्छा से देखना। एक क्लेरिफिकेशन में क्वेश्चन आ गया, दूसरा पे नहीं आया, चलते रहो चलते रहो। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो गया ना, 60, 61, अरे इंटरेस्ट का था 59, 60, 61, 62 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नहीं पढ़ना है। 63 कल होमवर्क दिए थे, देख लिया? बोलो भाई, 63 देख लिया? सेकंड बेंच पढ़ा 63, 64 ये भी हो गया। नेक्स्ट 65 कुछ नहीं था, 66 ऐसे रीड करना था, वो खत्म। अब फर्स्ट पेज से चलिए, फर्स्ट पेज से फर्स्ट पेज आइए देखते रहिए। प्रॉब्लम 3, 4, 5, 6, 7, 8 बेटा ये टाइम ऑफ सप्लाई एक्सेस पेमेंट अप टू 1000 रिसीव, गुड्स के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, गुड्स में तो रिसीव बेसिस पे टैक्स लगता नहीं है, गुड्स में तो इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड, तो गुड्स के केस में भी 1000 तक एडवांस मिलता है तो रिसीव के समय टैक्स नहीं लगेगा, नेक्स्ट इनवॉइस जब रेज होगा तभी लगेगा, इसको अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 9, 10 सेम एज सर्विस लिख देना, सेम एज सर्विस। 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रखना, 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आइए मैं समझाने जा रहा हूँ। 11 गैस इज सप्लाइड बाय पाइपलाइन, the supply is to be made for a period of 1 year, एक साल का सप्लाई करना है। मंथली पेमेंट्स आर टू बी मेड बाय रेसिपिएंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट, द डिटेल्स ऑफ पेमेंट, मंथली पेमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मंथली पेमेंट। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट मेड, अगस्त 5 को 5 लाख, सितंबर 5 को भी 5 लाख, अक्टूबर 5 को भी 5 लाख। तो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो 5 लाख का अगस्त 5, फिर 5 लाख का सितंबर 5 और 5 लाख का अक्टूबर 5। गुड्स के केस में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का, गुड्स के केस में इनवॉइस रेज करना था पेमेंट का डेट और स्टेटमेंट का डेट के पहले था ना। सो हम लोग मान लेते हैं वो इनवॉइस रेज कर लिया, और इनवॉइस रेज नहीं भी करने से इनवॉइस डेट और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ईच स्टेटमेंट पेमेंट, in this case monthly payment 5 lakhs each, invoice should have been issued before 5th July on or before, ओह जुलाई आ गया क्या, on or before 5th अगस्त, 5th सितंबर और 5th अक्टूबर, थोड़ा ठीक कर लेना बेटा। 5th अगस्त, 5th सितंबर, 5th अक्टूबर। इनवॉइस कब रेज करना है, सही है ना बेटा, पेमेंट के पहले। देयरफॉर एज्यूमिंग इनवॉइस इशूड, तो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा 5th अगस्त, 5th सितंबर एंड 5th अक्टूबर। ये क्वेश्चन ऐसे तो हमारी साइड से भी इम्पॉर्टेंट था, अब इंस्टीट्यूट ने ठप्पा लगा ही दिया, मई 25 एमटीपी में डाल दिया। अभी जो सितंबर में भी जो डाल रहा है ना, सितंबर में वो भी आप लोग के नेक्स्ट बुक से मिलना शुरू हो जाएगा।
सितंबर के आरटीपीवी और भी सितंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिख जाएंगे, ये छोड़े, इसको बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट रिवर्स चार्ज हो गया था 13, वाउचर हो गया था, सब हो गया, शायद हो गया ना। तो देखो तो बेटा कितने नोट्स लिखे हो इस चैप्टर में अभी तक, 2। एक तो इंट्रो था, कुछ नहीं था उसमें। दूसरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में 2 पार्ट था, इनवॉइस डेट और टाइम ऑफ सप्लाई था ना। फिर नेक्स्ट नोट क्या लिखे थे, सर्विस में भी था इनवॉइस डेट, टाइम ऑफ सप्लाई। टोटल 2 नोट्स हो गया। तीसरा नोट लिखना इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशंस रहेंगे आपके, जो एग्जाम के पहले बुक मिलेगा, आई मीन पीडीएफ मिलेगा, उसमें भी तो रहेगा एक साथ। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़ा दिन और पढ़ने के बाद जो सितंबर का निकला है उसको देखना, तब आप लोग समझोगे इस इम्पॉर्टेंस, वहाँ भी रहेगा। सो 2 पॉइंट को लेकर जीएसटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था टीओएस को लेकर। एक है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स में भी मिलेगा, उसलिए JDA क्या होता है ध्यान से सुनना। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, देखो बेटा आजकल सिटीज में ऐसा सुनने मिलता होगा, शहर में मेरा लैंड है, जमीन है, लैंड बड़ा सा लैंड है गुवाहाटी में, मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता हूँ, बहुत बिजी हूँ, तो कोई डेवलपर बिल्डर मेरे साथ आके टाई अप करता है और बोलता है कि गुप्ता जी आपके ज़मीन पे हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, आप अपना बिल्डिंग मेरे को दे दीजिए, और जितना भी बिल्डिंग में फ्लैट्स बनेंगे 50-50 बांट लेंगे, 40-60 बांट लेंगे। ऐसा एग्रीमेंट होता है सिटीज में, समझ में आया? इस सिस्टम को कहते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जहां पे मिस्टर एक्स लैंड ऑनर, जमीन का मालिक, निशान बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करता है। मिस्टर एक्स लैंड ऑनर है, उसे भी बिल्डिंग बनाना है अपने लिए, बट उसके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बट जमीन है, लैंड। और बिल्डर तो ढूंढते रहता है शहर में कहाँ से जमीन मिले, बट लैंड इज वेरी कॉस्टली। तो दोनों को फायदा हो गया, लैंड ऑनर का फायदा हो गया, बिना पैसा दिए बिल्डिंग भी बन जाएगा, और बिल्डिंग में से 10 फ्लैट्स होगा तो 5 फ्लैट्स मिल जाएगा, समझा ना? लैंड के बदली फ्लैट्स मिल जाएगा, बिल्डिंग में शेयर मिल जाएगा, इसी ओके। और निशान बिल्डर के लिए ये फायदा कि लैंड खरीदने जाता करोड़ों करोड़ों रुपया लगता, सिटीज में लैंड भी नहीं मिलता है, तो उनको फ्री में लैंड मिल गया। अब उस पर डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद से 10 फ्लैट्स में 5 फ्लैट मालिक को दे दिया, बाकी का 5 फ्लैट्स बेचकर मोटा पैसा कमा लेंगे। लैंड पे ही तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था, अब वो तो लगा ही नहीं। तो ये सिस्टम है। जिस बिल्डिंग में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो अभी एट प्रेजेंट, ये भी JDA के तहत बना है। इसके जो ऑनर है उनका नाम है बरुआ जी, हमारे ऊपर ही है, सुनिएगा मत आप, ओके, वो जमीन के मालिक है। और इनके जो बिल्डर हैं इसी बिल्डिंग पे नीचे उनका ऑफिस है।
तो दोनों के साथ टाई अप हो गया, बरुआ जी ने अपना जमीन दे दिया और बिल्डर ने बिल्डिंग बनाया। बिल्डिंग बना के जो हमें ऊपर ऊपर दिखा वो ये कि 50-50% बांट लिया। 50% लैंड ऑनर बरुआ जी को दे दिया और 50% बिल्डर के पास था, बिल्डर से हमने खरीदा। बेटा समझ में आ गया? यस। अब जीएसटी पे आए, मैंने ये एक प्रैक्टिकल इम्पैक्ट था तो इसलिए ना मैंने पूरा खोल के समझा दिया अच्छा से, ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे सर्विस का बात बता रहे, यहाँ पे सर्विस कौन किसको दिया ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लैंड ऑनर ने अपना लैंड दिया बिल्डर को और बिल्डर उसके लिए कंस्ट्रक्शन कर दिया, बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस दिया। अरे बिल्डर ने एक्स के लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस, वहां जीएसटी है, समझा बेटा? और बिल्डर ने किसने बेटा लैंड के बदली कंस्ट्रक्शन दिया, तो बिल्डर के लिए भी सर्विस हो गया और ऑनर के लिए भी सर्विस। ऑनर ने क्या दिया? लैंड दिया, ठीक है, और उसके बदले क्या लिया? बिल्डिंग। तो यहां भी एक सर्विस, ऑनरशिप ट्रांसफर किया, कंस्ट्रक्शन का राइट दिया, कंस्ट्रक्शन का अधिकार दिया एक्स ने, उसके लिए उसको फ्लैट्स मिला, तो इधर भी सर्विस। और बिल्डर ने क्या किया? बिल्डिंग बना के दिया, उसके लिए जमीन मिला, तो यहां भी सर्विस। आपको तो पता है बिल्डिंग तो 1-2 दिन में बन जाता है। अरे बोलो ना, अरे तो बोलो ना, नहीं मत बोलो, टाइम लगता है बोलो। अरे मैं आप लोग का परीक्षा भी लेता हूँ ना बीच में कि आप लोग हो कि नहीं क्लास में। यस, तो बिल्डिंग से 1 जनवरी 23 को एग्रीमेंट हुआ, बिल्डिंग बनने में 2-3 साल लग जाता है, से 31 दिसंबर 25 में कंप्लीट हो गया। तो अब जीएसटी अंकल को एक ही तकलीफ था कि टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 1 जनवरी देखे, बस एक ही तकलीफ था ना 31 दिसंबर देखे। बरुआ जी ने जमीन उमीन दे दिया 1 जनवरी को और बिल्डिंग बन के रजिस्ट्रेशन वगैरह 31 दिसंबर। तो जीएसटी अंकल तो एकदम भूखे खड़े, भूख लगाए खाएंगे, भूख लगाए खाएंगे, इतना बड़ा बिल्डिंग में करोड़ों रुपया का जीएसटी खाएंगे। जीएसटी अंकल अब कब खाओ? 1 जनवरी को खाओ न 31 दिसंबर को खाओ, बट भूख लगी है, खाना चाहिए। वो तो चाहेगा करोड़ों का खाना है, स्वादिष्ट व्यंजन खाना होने से क्या इंतजार करते हैं, न झपक लेते? तो वो तो झपकना चाहेंगे कितना तारीख को? 1 जनवरी को। ऐसे करने से थोड़ी ना होगा, थोड़ा भूख लगा इसका मतलब जो तो खा लोगे का टाइम। हाँ नहीं लगता है भूख प्रेरणा को ज्यादा लगा है। सो बेटा यहाँ पे एक टर्म है कि जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा या बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा, सर्टिफिकेट आ जाएगा म्यूनसिपैलिटी का, उसी दिन सप्लाई मानेंगे। इज इट ओके? इतना बड़ा कहानी, एक पॉइंट याद रखना बेटा, 2 नंबर 5 नंबर उधर ही है। पहले कहानी समझ में आ गया? यस। अब मैं यहाँ पे बहुत बड़ा सा लिखा है पॉइंट क्लेरिफिकेशन और एक एग्जाम्पल भी है। ये एग्जाम्पल तो बेटा सबको याद करके ही जाएगा, सो हम लोग कॉपी में थोड़ा देर बाद लिखेंगे। एक बार देखो, स्पेशल प्रोसीड्यूर अंडर सेक्शन 148 फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट टर्म समझ में आ गया क्या? यस। इन जेडीए लैंड ऑनर ट्रांसफर्स लैंड, लैंड का मालिक, पेज नंबर 118। मिला? लैंड ऑनर समझ में आ रहा भाई? बस 2 ही क्लेरिफिकेशन फिर क्लास खत्म। रोहित बस थोड़ा देर का बात है। लैंड ऑनर ट्रांसफर लैंड या डेवलपमेंट राइट टू डेवलपर, समझ में आया? हु कंस्ट्रक्ट अ प्रोजेक्ट इन रिटर्न फॉर ए शेयर ऑफ बिल्ट अप एरिया, तो वो कंस्ट्रक्शन करेगा उसको शेयर मिलेगा। यहां तक भी समझ में आया? द डेवलपर रिसीव कंसीडरेशन फ्रॉम लैंड ऑनर, डेवलपर को
ये काम करने के लिए डेवलपमेंट राइट जो मिला ना वही कंसिडरेशन है। करोड़ों का जमीन पे नई बिन खरीदे बिना बनाने का अधिकार मिला ना, तो डेवलपर का लिए वही कंसिडरेशन है, समझा ना। एंड बायर्स, डेवलपर को पैसा लैंड ऑनर से भी मिलेगा और बायर से। इसका जो ग्रुप है ना, आसिफ रियासी ग्रुप, ये फ्लैट हमें बेचा है, हमसे पैसा लिया और बरुआ जी के लिए बिल्डिंग बनाया, लैंड का राइट मिल गया उनको, समझा ना। आपको खुद खरीद के बिल्डिंग बनाना पड़ता, वो लैंड ऑनर ने दे दिया, तो ये मतलब नहीं आपको। एज पर नोटिफिकेशन, बहुत पहले नोटिफाइड हो गया था, बट आपके एग्जाम पे नहीं आया क्योंकि बहुत एडवांस टॉपिक है ये, बट आपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना है, ये है मेन पॉइंट। जीएसटी लायबिलिटी ऑन डेवलपमेंट, सप्लाई ऑफ डेवलपमेंट राइट। डेवलपमेंट राइट लैंड ऑनर दिया, कौन दिया? एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस किसने दिया? बिल्डर ने दिया। इज डेफर्ड, बोला ना भूख लगी है खाना दे दो, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को नहीं होगा, डेफर्ड, डेफर्ड कर दिया, 1 जनवरी को नहीं होगा। बरुआ जी की साइड से तो 1 जनवरी को ही हो गया, बोलो भाई। तो बरुआ जी को कुछ मिला क्या? आज जमीन भी चला गया और कुछ मिला ही नहीं। जीएसटी अंकल मांगने आएंगे, अभी यहाँ पे खुदाई हो रहा है उसके अंदर डाल देंगे, समझा ना। बरुआ अंकल गुस्सा हो जाएंगे, इतना तुम्हें एक फोन है लैंड दिसो, मैं तो भाड़ा करो था को इतना जीएसटी लगे नहीं की। अभी यहाँ पे खुदाई हो रहा था ना, उधर ही जीएसटी अंकल को डाल देंगे, स्वाहा कर देंगे। आज टैक्स मांगेंगे तो 1 जनवरी को नहीं, हाँ 31 दिसंबर को। बेटा इतना चिल्ला रहा हो कि उधर ध्यान में आए, इफ इट कम्स डेफर्ड, नो अब आजी नो अब, अंटिल डेवलपर ट्रांसफर पोजीशन और राइट इन प्रॉपर्टी। जिस दिन ये बिल्डर लैंड ऑनर को घर देगा, फ्लैट देगा, समझा ना भाई, समझा भाई, टू लैंड ऑनर वाया कन्वेंस डीड और सिमिलर डॉक्यूमेंट दैट इज अलॉटमेंट लेटर। बस एक टर्म जेडीए पे टाइम ऑफ सप्लाई अलॉटमेंट लेटर के डेट खत्म, इतना ही। जेडीए पे देयर आर 2 वे सप्लाई ऑफ सर्विस, one is development right by land owner and दूसरा कंस्ट्रक्शन सर्विस बाय बिल्डर। टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो, कौन सा डेट को होगा बेटा? अलॉटमेंट लेटर। इज इट ओके? समझ में आया? एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स इंटर्स जेडीए विथ एसएम कंस्ट्रक्शन लिमिटेड 12 जनवरी, है ना बेटा? कितना तारीख को एग्रीमेंट किया? 12 जन। आज डेवलपमेंट राइट तो दिया, बट आज जीएसटी नहीं होगा। ट्रांसफरिंग लैंड डेवलपमेंट राइट इन एक्सचेंज ऑफ फॉर 3 आउट ऑफ 20 फ्लैट्स। टाइमलाइन, राइट ट्रांसफर 31 जनवरी को कर दिया, कंस्ट्रक्शन 1 अप्रैल को, फ्लैट्स कंप्लीटेड 30 जून को, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 30 नवंबर को। अलॉटमेंट लेटर अंडरलाइन करो, अलॉटमेंट लेटर कितना तारीख? 25 दिसंबर। सो जीएसटी ऑन ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस इज पेबल ऑन 25 दिसंबर। इसी डेट को जीएसटी पे करना है, यही टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। इज इट ओके भाई, समझा क्या? तो यहाँ पे जेडीए लैंड ऑनर क्या सर्विस दिया? लैंड ऑनर क्या सर्विस दिया? डेवलपमेंट राइट्स। और इसने क्या सर्विस दिया? कंस्ट्रक्शन। और टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले लेंगे? अलॉटमेंट लेटर। इज इट ओके? दैट इज 31 दिसंबर। इज इट ओके? सो लिखना जेडीए क्लेरिफिकेशन पे
क्लेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंट क्लेरिफिकेशन लिखा क्या, दो ही है। नंबर 1 जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना। सर्विस 1 लैंड ऑनर, सर्विस 1 दो सर्विस है ना, सर्विस 1 बाई लैंड ऑनर इज इक्वल टू डेवलपमेंट राइट, सर्विस 1 बाई लैंड ऑनर इज इक्वल टू डेवलपमेंट राइट, सर्विस 2 बाई बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विस, ठीक है ना। मेन पॉइंट TOS इज इक्वल टू डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर, डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर 5 स्टार लगा देना, 5 स्टार लगा देना इस टॉपिक पे, 5 स्टार। एक NHAI का भी था ना बेटा, कौन सा था NHAI? इसी के सामने है क्या, 115। दूसरा ये रोड्स वगैरह का है, बट दुख का बात क्या है, जनवरी 25 में आ गया, सारा क्लैरिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला क्लैरिफिकेशन नहीं आया। सुनो ना, क्लैरिफिकेशन 1 हो गया ना, क्लैरिफिकेशन 2, ये आजकल तो पता ही दिखता ही आप लोग को, ये रोड्स वगैरह बनाते हैं, पब्लिक प्राइवेट माने गवर्नमेंट प्राइवेट मिलकर बनाते हैं, और गवर्नमेंट के पास इतना पैसा भी नहीं होता है। सो बहुत बड़े बड़े जगह पे दिल्ली आगरा मुंबई पुणे, ये सब पूरा रोड का NHAI देखता है, मालूम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखता है ना, गवर्नमेंट का ही है। अब ये सब अंबानी अदानी लोग को दे देता है कि आप लोग ही रोड बनाओ, आपका ही रोड है, रोड बनाओ, रोड मेंटेन करो, जितना खर्चा लगा टोल टैक्स में कलेक्ट करो। सुनता है ना, टोल टैक्स आजकल बहुत लगता है, बड़े बड़े शहर में तो बहुत लगता है। बहुत पहले आप लोग सुनते थे दिल्ली आगरा वो जो रूट बना है ना, वहाँ पे प्लेन भी लैंड कर सकता है, इतना अच्छा बना है रोड पे। और जेपी ग्रुप बनाया था, अभी जेपी ग्रुप बहुत फ्लॉप हो गया कंस्ट्रक्शन में। जेपी ग्रुप मतलब वो उनको दे दिया गया था, आप लोग रोड बनाओ, प्राइवेट लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपके पास 10-15 साल रखो ये जमीन ही, रोड आपका ही है। अब आपको मन करेगा कि निशान का गाड़ी को घुसने नहीं देगा, घुसने मत देना, ये रोड आपका है। कैसे कभी सुना ये रोड आपका है, ये भी है, मजाक करें, निशान को घुसने देगा। उनको तो देखो, अमीर लोगों को तो किसी से दुश्मनी नहीं है, किससे प्यार है, पैसा से, जो पैसा देता है सब अपना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को बोला जाता है कि आप लोग डिज़ाइन करो, बनाओ, ऑपरेट करो, बाद में ट्रांसफ़र कर दो रोड वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह सब काम करो। अदानी को दे दिया गया, अदानी को। जैसे एयरपोर्ट नहीं दे देते, एयरपोर्ट तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का होता है ना, अदानी को दे देता है ना। पहले GMR ग्रुप था, कितना अच्छा से बनाता था, अदानी आया तो GMR ग्रुप को धक्का मार दिया, सारे अच्छे अच्छे एयरपोर्ट्स अदानी को दे रहे, विदाउट एक्सपीरियंस। सिस्टम था कि एक्सपीरियंस जिसको रहता है उसी को देते, अदानी जीरो एक्सपीरियंस रखे इतना बड़ा बड़ा एयरपोर्ट्स ले गया। जाते थे तो वाओ वाओ दिल्ली का एयरपोर्ट बोलते थे, GMR ग्रुप मेंटेन किया था, एकदम वर्ल्ड क्लास का एयरपोर्ट्स दे दिया। तो अदानी, और भी अभी देख रहा था शायद हम ब्रेक में, नवी मुंबई ना कहीं पे वो अदानी एयरपोर्ट्स बना रहा है। हाँ एयरपोर्ट्स, तो एयरपोर्ट उसका नहीं है, गवर्नमेंट का है। किसका है? गवर्नमेंट का है। तो बनाएगा, बहुत पैसा लगेगा, तो 10-15 साल तक उसी का रहेगा, पूरा पैसा खून चूस लो, पूरा पैसा उठा लो,
उसके बाद फिर गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो माना जाता है कि अदानी ने सर्विस दिया गवर्नमेंट को। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस, आपको तो पता ही है गवर्नमेंट का रहता है तो सब मोए मोए हो जाता है। अभी बनता है, एक बारिश का झोंका आएगा, अभी रोड खराब, सुनता है ना बेटा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बड़ा प्रॉब्लम था, इसमें रोड भी बनाया और बहुत साल तक मेंटेन करेगा। तो ये कंटिन्यूअस सप्लाई है, क्या बेटा, बस खत्म, ये यही था। इसको क्या माना जाएगा, कंटिन्यूअस सप्लाई। बट इतना बड़ा फैक्ट एक साथ लिख देगा तो कभी समझ में आएगा क्या, पढ़ा हुआ रहेगा तो समझ में आएगा ना। तो यही है। तो अब मैं पढ़ूं, हो गया ये सब बनाना है, ऑपरेट करने, मेंटेनेंस देगा तो क्या है सीसीएस, और सीसीएस का इनवॉइस कब रेज करना चाहिए, सीसीएस डी पी ई, अगर ओके तो आईपी, नॉट ओके तो एसपी। अल्टीमेटली कहानी वही चाहेगा, बट वो ये क्या सर्विस है, कंफ्यूजन हो जाता था। देखो आज कितना दो अच्छे अच्छे नॉलेज आप लोग को सुनने मिला, एक जे डी ए, और ये तो और ही अच्छा वाला पॉइंट है। इज इट ओके, पढ़ो आगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस देयर ऑफ एनएच, नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट of National Highway Authority of India in hybrid annuity mode, HAM मॉडल याद रखना ना, नाम मिलकर बनाएंगे। डन, NHAI का प्रोजेक्ट्स है, प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं और बहुत बड़े प्रोजेक्ट है ना, 4-5 लोग मिलके, तो 4-5 लोग मिलके करते हैं, उनको कंसेशनरी कहते हैं। नाम मिला है कंसेशनरी, मतलब बहुत लोग मिलकर काम करते हैं। अंडर HAM, the concessionaire construct and maintain, construct and maintain highways for few years with staggered payment। NHAI से पेमेंट भी मिलेगा, गवर्नमेंट से पैसा भी मिलेगा। क्लेरिफिकेशन, आपको समझ में आ गया ये मीनिंग, क्लेरिफिकेशन, ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, सिंगल, जिसमें DBOT बोलते हैं, डिजाइन भी आप करो, बिल्ड करो, ऑपरेट करो, ट्रांसफर, कवरिंग बोथ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। इट कैनॉट बी स्प्लिट इनटू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, अलग अलग नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस। एंड पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट पे मिलता है, तो इसको क्या बोलेंगे, CSS। क्यों बोलेंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मिलेगा, तो CSS। अब CSS हो गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं है। CSS के लिए क्या होना चाहिए, टैक्सेबिलिटी, इफ ऑन टाइम IP, इफ लेट SP, क्लियर है। और इंटरेस्ट, अगर कुछ इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है, NHAI पैसा लेट देगा, तो मैं तो आपको भी पढ़ाने से इंटरेस्ट लेट होने से कोचिंग में आता है, तो यहाँ भी इंटरेस्ट भी इसी के अंदर आ जाएगा। एनी इंटरेस्ट कंपोनेंट पेड बाय NHAI इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू। सो तो यहाँ पे एक लाइन का थ्योरी लिखेंगे, क्लैरिफिकेशन नंबर 2, construction and maintenance of road, construction and maintenance of road in hybrid annuity mode, HAM, construction and maintenance of road under HAM, hybrid annuity mode. Point 1, treated as CSS, treated as CSS, ये हेडिंग लगा दिया, दो ही पॉइंट है, दो एरो मार दो, मारना है तो। एक CSS क्या मानेंगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, और दूसरा इंटरेस्ट इफ एनी ऑल्सो इंक्लूडेड इन VOS, इंटरेस्ट इफ एनी
interest if any included in VS. Is it okay? इतना ही थोड़ा। और देखो आपके पेपर सेटर किस तरह से क्वेश्चन बनाए इस पे। इंटरेस्ट इफ एनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन VOS। पेज नंबर लिख लेना वहीं पे, पेज नंबर 115। कोई भी टॉपिक लिखते हो अपने कॉपी में जरूर से बुक का पेज नंबर लिख लेना, क्योंकि कोई शॉर्टकट पढ़ के CA में पास नहीं कर सकता। रिवीजन शॉर्टकट होगा बट नॉलेज पूरा ही लेना पड़ेगा। ये गलतफहमी में मत रहना कि एक समरी बुक पढ़ के 10 पेज का एक पेज में पढ़ के पास होंगे, इम्पॉसिबल। वो लास्ट मोमेंट के रिवीजन के लिए, क्विक रिकॉल के लिए आपको मेन नॉलेज के लिए पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्लास पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब इसका मतलब आपको घर में जाके पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप सोचोगे कि ट्यूशन ना पढ़े, ओनली रैपिड रिवीजन बुक पढ़ के पास हो जाए, वो भैया किस्मत, ठीक है। लेकिन आप लोग रैपिड रिवीजन पढ़ के पास हो जाओगे क्योंकि आप लोग क्लास तो कर ही रहे हो ना। ओनली वो वाला रास्ता मत देखना। एन इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन दिया देखो, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हैज इशूड रिसेंट क्लेरिफिकेशन on TOS in case of supply of service and maintenance for NHAI project in HM. Briefly discuss, ये आया था, केस स्टडी नहीं आया था। ब्रीफली डिस्कस, तो ब्रीफली डिस्कस में इट इज ट्रीटेड एज CSS, और CS का टाइम ऑफ सप्लाई तो पता ही है, और इंटरेस्ट नहीं पूछा था, इंटरेस्ट नहीं लिखा, बस खत्म। इट इज ट्रीटेड एज CSS। और क्यों CSS? क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में सीरीज ऑफ पेमेंट, और CSS में हाँ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। और इफ इनवॉइस रेज विद इन टाइम IP, अदरवाइज SP। और कब इनवॉइस रेज करना था वो भी लिख दो और खत्म। अब बताओ, ये क्लेरिफिकेशन हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा क्या लिखना है। इसलिए आप लोग जब एग्जाम दोगे जनवरी वाला, मई वाले बच्चे, हमारे सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब तक एग्जाम के 1-2 महीना पहले एक लूज सीट मिलेगा आप लोग को GST का, टैक्स का, आपके ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे। आप लोग उसको देखना, और भी क्लेरिफिकेशन आ सकता है ना हमारे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। अभी जो एग्जाम के 6 महीना पहले तक का चेंजेस आता है, अभी जो सितंबर में दे रहे हैं ना 28 Feb 25 तक का चेंजेस आएगा, तो उनको तो पहले भी पढ़ा दिया होगा। तो 28 Feb तक जो भी क्लेरिफिकेशन है टीचर्स का जिम्मेदारी है, जो मैं कर रहा हूं, मैट बना बना के दे रहा हूं, तो आप लोग का भी एग्जाम के 6 महीना पहले तक का चेंजेस आएगा। दिस इज ओके। सो भगवान जी के आशीर्वाद से ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर केस स्टडी बेस्ड है, कैलकुलेशन नहीं है। फिर उसके बाद वाला कैलकुलेशन है। आप लोग MCQs में कहीं फंसे थे बता देना। वो तो आज हम लोग पढ़ लिए, हो जाएगा क्या? और 2 का अलग अलग किसका था? ये क्या है, क्रिकेट मैच क्या है ये? MTP का है? 45 डेज। हाँ ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। MTP RTP तो एकदम लग जाना। भाई तू होमवर्क ट्राई किया है गौरव? डाउट है? नेक्स्ट 16 में what is the time of supply of goods? Residuary cases periodical return has to be filed. नहीं, date on which return is to be filed. ऑप्शन A होगा। ऑप्शन क्या है? हाँ, बॉम्बे नहीं, डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। नेक्स्ट, और डेट ऑन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। नेक्स्ट 20
क्या था? पेमेंट रिसीव से तो मतलब नहीं, मतलब नहीं, गुड्स है, उसे तो रिमूव के समय ना, डन। गुड्स के केस में क्या लेंगे? रिमूवल। तो क्या होगा आंसर? बॉम्बे, यस, वो सर्विस देख लिया होगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, और टेस्ट देंगे तो ऐसे मत देखना, आज एक भी होमवर्क नहीं दिया, ना कॉस्टिंग में ना जीएसटी में, और आप लोग का ट्यूशन टाइम 6:30 टू अभी 12 तक छुट्टी होने वाला है, तो 5 घंटा घर में जाके पढ़ो, तो आप लोग ना ये भी खत्म हो जाएगा, पुराना पढ़ना शुरू कर दोगे, बस हो जाएगा। सो इसके साथ ही ये सफर समाप्त होता है।